हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर आप लोगों को अपने चैनल पास हुए नेक्सस ऑफ सक्सेस पर स्वागत करता हूं। जो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हम 12th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता को पढ़ रहे थे। ठीक है, उसके आगे आने वाले टॉपिक को हम डील करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि हमने पीछे क्या पढ़ा था। पिछली वाली वीडियो में जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, उसमें दो चीजें मैंने डील किया था। फर्स्ट उसमें था नालों का निर्माण। हमने पिछली वाली वीडियो में नालों का निर्माण डील किया था सही से। आप लोग देखेंगे वीडियो तो पता चलेगा आप लोगों को। और सेकंड जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था पिछली वाली वीडियो में वो था भवन निर्माण। ठीक है, दो चीजें हमने डील किया था पिछली वाली वीडियो में। इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और आगे पढ़ेंगे कि आगे हमें हड़प्पा सभ्यता के इस चैप्टर में और क्या पढ़ना है। ऐसे आप सभी लोगों को पता होगा 12वीं क्लास के बच्चों को कि चैप्टर काफी लेंथी है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। इसे मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी खत्म कर दूं, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी है कि अगर मैं जल्दी शॉर्ट करूंगा तो ये चैप्टर सही से समझ नहीं आएगा। इसलिए मुझे थोड़ा सा धीरे धीरे चलना पड़ रहा है इसमें। ठीक है, चलिए पीछे वालों को देखो छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या क्या हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए जब नालों का निर्माण और भवन निर्माण के बाद हम चलेंगे आगे। जो दुर्ग था, उस दुर्ग के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि दुर्ग है, आप सभी लोगों को पता होगा, अगर 12वीं क्लास की किताब आप लोगों ने देखा होगा तो दुर्ग, जिसको इंग्लिश में सिटेडल बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि दुर्ग कितना महत्वपूर्ण था हड़प्पा सभ्यता में। आप लोगों को मैंने पढ़ाते समय बताया था कि दो बस्तियां थी वहां पर, एक थी दुर्ग एक तरफ था निचला शहर। ठीक है, निचला शहर। ठीक, तो निचला शहर हमने डील कर लिया था। ऐसे मैंने दुर्ग भी पढ़ाया था, लेकिन दुर्ग में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो मैं छोड़ दिया था, पिछले वाला वीडियो में नहीं हो पाया था कवर। उसको हम अब कवर करेंगे। दुर्ग में जो विशेषताएं कुछ थी उसको कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो में जो हमने भवन निर्माण करा पढ़ा था उसमें दुर्ग और निचला शहर, तो उस दुर्ग के अंदर एक चीज था जिसको बोला जाता था माल गोदाम। ठीक है, माल गोदाम मतलब कि जो पुरातत्वविद हैं, पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान हड़प्पा सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा भवन का स्ट्रक्चर मिला है, जो कि मतलब लगता है ऐसे कि बहुत बड़ा भवन था। उसमें रहने वाले लोगों के लिए तो नहीं बनाया गया था, क्योंकि काफी वो स्पेस घेर रखा था, काफी बड़ा बनाया गया था, बीच में काफी खाली था वो, जिससे ऐसा एहसास होता था उनको कि वो माल गोदाम होगा। इस माल गोदाम को इतिहासकार या फिर पुरातत्वविद प्रसाद की संज्ञा देते हैं। क्या बोलते हैं उसे? प्रसाद। ठीक, प्रसाद की संज्ञा देते हैं। इसी माल गोदाम को बताना था आप लोगों को पहले तो कि माल गोदाम था वहां पर क्या। माल गोदाम के हालात खुदाई के दौरान ऐसे थे कि उसकी दीवारें तो ईंट की थी, खड़ी थी, लेकिन ऊपर वाला जो उसका छज्जा था वो नहीं खड़ा था, वो क्योंकि वो लकड़ी का बना होगा, हो सकता है घास फूस का रहा होगा तो वो सड़क गया होगा। तो इसलिए इस प्रसाद या माल गोदाम के ऊपर वाले हिस्से तो नहीं है, लेकिन इसकी दीवारें खड़ी हैं और काफी बड़ी हैं ये। तो पहला था हमारा माल गोदाम के बारे में पढ़ना। अब माल गोदाम हमारा कंप्लीट हुआ। अब माल गोदाम के बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और है, हम पढ़ेंगे विशाल स्नानागार के बारे में। विशाल स्नानागार के बारे में अगर हम विशाल स्नानागार के बारे में पढ़े तो ये विशाल स्नानागार जो है ये मोहनजोदड़ो के ऊपरी शहर मतलब कि दुर्ग के अंदर ये मिला है। विशाल स्नानागार, देखिए विशाल स्नानागार जो था ये हड़प्पा सभ्यता के दुर्ग में एक आयताकार बना हुआ तालाब था, जिसमें कि लोग नहाने के लिए कुछ विशेष मौके पर इसका इस्तेमाल करते होंगे या प्रयोग करते होंगे। ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि बहुत बड़ा तालाब था जिसको हम स्नानागार कहते हैं, मतलब नहाने के लिए प्रयोग होता होगा। जैसे कि आज के समय में हिंदू धर्म में हम देखते हैं कि गंगा स्नान करने का या फिर नहाने के लिए जो तालाब वगैरह में नहाने के लिए जो परंपराएं चलती हैं कुछ त्योहारों में, उसी प्रकार से विशाल स्नानागार जो था ये हड़प्पा सभ्यता के लोग कुछ खास मौके पर इसका इस्तेमाल करते रहे होंगे, इस जलाशय का। ठीक है, जो ये जलाशय बनाया गया था, जब मान लीजिए कि ये जलाशय था, ऐसा ये बना हुआ था, वर्गाकार का था ये जलाशय। ठीक है, इसके चारों तरफ से गलियारे थे, मतलब कि इस तरफ से इसे चारों तरफ से गलियारे से भी घेरा गया था जलाशय को। ठीक है, तो पहली विशेषता इसकी जलाशय की थी कि यहाँ पर अनुष्ठान के लिए इस जलाशय का प्रयोग होता होगा। कुछ विशेष मौके पर ये जलाशय जो था वो वर्गाकार का था, चारों तरफ से इसे गलियारे से घेरा गया था इसको स्नानागार को। इसके बाद देखिए इस स्नानागार के अंदर क्या क्या विशेषताएं इसकी थी। देखिए स्नानागार बना हुआ था इस तरह का, और इस स्नानागार के अंदर जाने के लिए, इस स्नानागार के अंदर जाने के लिए इधर नॉर्थ और ये साउथ है, इधर से इसके अंदर प्रवेश करने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी।
मतलब कि इसके तल तक जाने के लिए, इसके पानी में उतरने के लिए लोगों को इसके दक्षिण और उत्तर दिशाओं से दो तरफ से सीढ़ियां बनी हुई थी इस स्नानागार के अंदर जाने के लिए, इस तालाब के अंदर जाने के लिए, नहाने के लिए। ठीक है, इस स्नानागार की एक और विशेषता बताऊं मैं कि स्नानागार के अंदर ईंट और जिप्सम का प्रयोग किया गया था। इसके फर्श जो थे वो ईंट से बनाए गए थे और जिप्सम का उसमें प्रयोग किया गया था, जिसको हम साधारण भाषा में बोले तो सीमेंट, जिस प्रकार से हम आजकल प्रयोग करते हैं उस प्रकार से सीमेंट का प्रयोग किया था इन्होंने, ताकि इसके जो पानी है उसका रिसाव ना हो, ये बाहर ना जाए। ठीक है, तो ये थी विशाल स्नानागार की संरचना। वर्गाकार का बना हुआ था, उत्तर और दक्षिण दिशा से इसमें प्रवेश करने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। ठीक है, इसमें ईंट का निचला फर्श बनाया गया था ईंट से, और जिप्सम का प्रयोग किया गया था ताकि इसके पानी का रिसाव ना हो सके। ठीक है, इसमें तीन तरफ से, ये भी याद रखना है कि इधर, इधर और इधर, इसके तीनों तरफ से इसके किनारे किनारे पर कमरे बनाए गए थे, भवन बनाए गए थे। ठीक है, कमरा बनाया गया था इसके तीन तरफ से। ठीक, एक तरफ से इसकी नालियां रही होंगी, जो इसका गंदा पानी रहता होगा वो नालियों से ऐसे जुड़ता होगा, यहाँ से निकल करके बड़े नालों के थ्रू ये नदियों में चला जाता होगा। जो ये कमरे बनाए गए थे इसके किनारे किनारे पर, याद रखना, ये जो कमरे बने हुए थे इसके किनारे किनारे, ये वाले जो ये कमरे बने हुए थे किनारे किनारे, इन कमरों में से ही एक बड़ा कमरा होता था। उस बड़े कमरे के अंदर एक बड़ा सा कुआं होता था, और उसी कुएं के पानी को इस नगार के अंदर डाला जाता था, और पानी गंदा होने के बाद नालियों से इस नगार के पानी निकल करके बाहर चला जाता था। ठीक है, तो ये हो गया स्नानागार की विशेषता। मतलब कहने का कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर मोहनजोदड़ो में दुर्ग के अंदर एक बड़ा विशाल स्नानागार बनाया गया था, जिसको इतिहासकार कहते हैं कि इसे किसी विशेष अनुष्ठानिक मौके पर प्रयोग किया जाता होगा। यहाँ पर विशेष प्रकार के लोग जाते होंगे स्नान करने के लिए, अनुष्ठानिक लोग। ठीक, इस तालाब की विशेषता थी कि वर्गाकार का बना हुआ था, दो तरफ से इसमें उत्तर और दक्षिण दिशा से इसमें सीढ़ी बने हुए थे नीचे उतर कर जाके नहाने के लिए, तीन तरफ से किनारे किनारे पर कमरे बने हुए थे। इस कमरे में, एक कमरे के अंदर बहुत बड़ा कुआं बना हुआ था, उस कुएं से शायद इसमें पानी डाला जाता होगा। तो ये हो गया हमारा विशाल स्नानागार की विशेषताएं कुल। इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं और याद रख सकते हैं वीडियो को बार बार पॉज करके। ठीक है, देखते हैं आगे इसमें अगला टॉपिक में क्या हमें जानना है। देखिए, अब विशाल स्नानागार वाला जो है, इसके मैं कुछ टॉपिक लिख देता हूं ताकि आप लोगों को बाद में काम आएगा, अगर आप लोग लिख के रखेंगे, इसे याद करेंगे तो। ठीक है, स्नानागार आंगन में बना एक, स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार एक जो ये विशाल स्नानागार है, ये आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है। ठीक, आंगन में बना एक विशाल स्नानागार जलाशय है, जो चारों तरफ से गलियारों से घिरा हुआ था, जो चारों तरफ से गलियारे से घिरा हुआ था। ठीक है, इसकी ये पहली विशेषता थी। दूसरा देखते हैं, दूसरी विशेषता देखें इसे, तो इसके तल तक जाने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा से सीढ़ियां बनी हुई थी। सीढ़ियां बनी थी। ठीक है, ये दो हो गया इसकी विशेषता। थर्ड देखें तो जलाशय के किनारों पर ईंट और जिप्सम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ताकि पानी का रिसाव ना हो सके। ठीक है, इसके अलावा इसके तीनों ओर से कमरे बने हुए थे, जो मैंने बताया था अभी आप लोगों को कि इसके तीनों तरफ से कमरे बने हुए थे। इसके तीनों
तरफ से कमरे बने थे, जिसमें एक बड़ा सा कुआं होता था जहां से इसमें पानी डाला जाता होगा। तो ये विशाल स्नानागार की कुल विशेषताएं हो गई। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पॉज करके देख भी सकते हो, लिख भी सकते हो, ठीक है। इसके अगला जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे उसके बारे में। इसकी जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर का जिसको हमें पढ़ना है वो है सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। क्या करना हमें, अगला टॉपिक जो है वो है सामाजिक अगला जो टॉपिक इसका है वो सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन है। क्या है? सामाजिक विभिन्नताओं का हम अवलोकन पढ़ेंगे। मतलब ये है कहने का हमारा कि क्या हड़प्पा सभ्यता के अंदर सामाजिक विभिन्नताएं थी, क्या वहां भी ऊंच नीच होता था, क्या गरीब और अमीर लोग रहते थे, इसके बारे में जानना है। तो इतिहासकारों ने इसे जानने के लिए, पुरातत्वविदों ने इसे जानने के लिए और हमें बताने के लिए कुछ विधियों का प्रयोग किया है। उन विधियों के बारे में हम जानेंगे कि सामाजिक विभिन्नताएं अगर थी, ऊंच नीच थे वहां पर, अमीर गरीब लोग थे वहां पर, तो उनको जानने के लिए इतिहासकारों ने किस विधि का प्रयोग किया है, उन विधियों के बारे में जानना है। तो इतिहासकारों ने सबसे पहले जो किया काम वो था शवाधानों की खुदाई। किसकी? शवाधानों की खुदाई। शवाधानों, ये जो शवाधान है, अगर मैं ऐसे कहूं शवाधानों के बारे में बताऊं तो शवाधान का मतलब होता है कब्र। ठीक है, क्या होता है? कब्र। अगर साधारण भाषा में इसे लिखे हम तो कह सकते हैं कब्र। ठीक। अब इतिहासकारों ने देखा कि क्या यहाँ पर सामाजिक विभिन्नताएं थी कि नहीं थी, इसे पता करना था उन्हें। तो उन लोगों ने क्या किया कि इन कब्रों की खुदाई करना शुरू किया। कब्रों से बहुत सारी जानकारियां मिल सकती है हमें और इतिहासकारों को, तो उन्हीं को उन्होंने कोशिश किया उसे करने का, और उससे उन्होंने जानकारियां निकालने की कोशिश की। आप लोगों को याद होगा कि इसी के समकालीन, मैंने पीछे बताया था कि एक और सभ्यता थी नाइल नदी के किनारे, नील रिवर के किनारे, मिस्र में। आप सभी लोगों को पता होगा कि मिस्र में बहुत सारे पिरामिड्स बने हुए हैं। मिस्र के अंदर आप लोगों ने देखा होगा इस आकार के बहुत सारे पिरामिड्स बने हुए हैं। ठीक है, पिरामिड्स बने हुए हैं। यहाँ पर पिरामिड्स वहां पर इसलिए बनाए गए थे क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वहां के जो राजा थे इन पिरामिड्सों को समाधानों के रूप में इस्तेमाल किया था। मीन्स कि जो वहां के राजा महाराजाओं के परिवार में किसी की डेथ हो जाती थी तो इन पिरामिड्स के अंदर उनको दफनाया जाता था। ठीक है, और बाद में जब इन पिरामिड्सों की रिसर्च और खुदाई की गई तो पता चला इन पिरामिड्स के अंदर काफी महंगी वस्तुएं दफनाई गई है, सोने चांदी वगैरह इन पिरामिड्सों में उन मृतकों के साथ में दफनाया गया था। ठीक है, तो इसीलिए इतिहासकारों ने यहाँ के समाधानों के, हड़प्पा सभ्यता में जो समाधानों थी उनकी भी उन्होंने खोज करना शुरू किया और इनकी भी उन्होंने कब्रों की खुदाई करवाना शुरू किया। जब मिस्र के लोगों, जब मिस्र के में राजकीय समाधान जो थे उसमें जब इतने सारे महंगे चीजें दफनाई गई थी तो इतिहासकारों को उम्मीद थी कि यहाँ से कुछ चीजें ऐसे देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि समाधानों की जब रिसर्च शुरू हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो समाधान मिले, मतलब कि मैक्सिमम जो कब्रें मिली यहाँ पर, इन कब्रों में लोगों को मिट्टी के अंदर ही कब्र बना करके ऐसे ही खोद करके दफना दिया गया था कब्रों के अंदर, मतलब कि साधारण तरीके से। और बहुत सारे कब्रों के अंदर लोगों के साथ में कुछ वस्तुएं दफनाई गई थी, जैसे मनके हो सकता था, मिट्टी के बर्तन दफनाए गए थे, कहीं कहीं पर शीशे दफनाए, दर्पण दफनाए हुए मिले हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम लेकिन समाधानों में इसी प्रकार से मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ठीक है, और समाधान जो बनाए गए थे वो सिंपल गर्त में बनाए गए थे, मिट्टी को खोद करके बनाया गया था उसे। लेकिन कुछ समाधानों को जब हम देखते हैं तो जब इन्होंने ये खुदाई किया समाधान बनाने के लिए, इस तरह से गड्ढा बनाया, तो गड्ढे के अंदर उन्होंने निचले फर्श के ऊपर उन्होंने ईंटों की चिनाई और गरा करवाया था, जिससे ये पता चलता है कि जो साधारण कब्रें मिली है मिट्टी के अंदर, उन कब्रों में देखें हम तो वहां के साधारण लोगों की कब्रें रही होगी, जो वहां के गरीब लोग रहे होंगे। और जिन कब्रों के अंदर ईंट की चिनाई की गई थी और नीचे काफी सुव्यवस्थित तरीके से फर्श बनाए गए थे,
और उनके साथ में महंगी महंगी कहीं कहीं पर सोना वगैरह भी मिला है दफनाया हुआ, कहीं कहीं पर जानवरों की हड्डियां मिली है उनके साथ में। ऐसा लगता है कि जिन कब्रों के अंदर में सोने चांदी दफनाए गए थे, महंगी जो चीज है या फ्रांस वगैरह दफनाया गया था, ये शायद अमीर लोगों की कब्रें होंगी, और जिसमें कि जो गर्त के अंदर बनाई गई थी, जिसमें कि मिट्टी के बर्तन दफनाए गए थे, वो शायद गरीब लोगों की कब्रें रही होंगी। तो ये समाधानों से हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक विभिन्नताएं थी कि नहीं, ये इसके बारे में हमें जानकारियां प्राप्त हो जाती है। साधारण सी चीज है कि जो समाधान मिट्टी की खुदाई के बाद में ईंटों के कब्र ईंट से चिनाई करके बनाई गई थी, वो अमीरों की रही होगी, उनके साथ में कुछ महंगे महंगे चीजें जो मिली है, और बाकी जो गर्त में दफनाई गई थी वो गरीब लोगों की रही होगी। इस तरह से यहाँ पर समाधानों की रिसर्च करके इतिहासकार या पुरातत्वविद हमें इस चीजों के बारे में जानकारी देते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया इसका समाधानों के बारे में। यहाँ पर ये भी चीजें देखना है कि जो समाधानों के अंदर पुरुष और जो स्त्री दफनाई गई है, उन दोनों के पास से भी कुछ आभूषण मिले हुए हैं, स्त्रियों के पास में और पुरुषों के पास में भी। और जहां पर जानवरों का खाद्य से बकरी वगैरह के जो हड्डियां मिली हैं, इससे इतिहासकार ये पता लगाते हैं कि वहां के लोग शायद ऐसा सोचते थे कि मृत्यु होने के बाद भी लोग खाते हैं, इसलिए उनके साथ में जानवरों को भी दफना दिया था। तो ये हो गया समाधानों से रिसर्च करके बताना कि सामाजिक विभिन्नताएं थी कि नहीं थी। और दूसरा जो इसमें पॉइंट है ये आता है रिसर्च करने के लिए, ये है विलासिता की वस्तुओं की खोज। विलासिता की वस्तुओं की खोज। विलासिता की वस्तुओं की खोज, पहले ये समझिए कि विलासिता की वस्तुएं होती क्या है। विलासिता की वस्तुएं हम उसे कहते हैं जो हमारे ऐशो आराम की वस्तुएं होती है, उसे हम विलासिता की वस्तुएं कहते हैं। अगर आज के हम सेंस में देखें तो फ्रिज, कूलर, गाड़ियां, ये सब क्या है, सारी विलासिता की वस्तुएं हैं और महंगे महंगे गहने। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में हमें गाड़ियां तो थी नहीं उस समय, तो उस समय भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रही होंगी जिसको विलासिता की वस्तुएं लोग कहते थे, बिल्कुल रही होगी। देखिए उसमें से उन वस्तुओं की विलासिता की वस्तुएं कहा गया जो आसानी से नहीं बनती थी, हर जगह नहीं मिलती थी, इनको बनाने में काफी कठिन तकनीक का प्रयोग किया जाता था, उसे विलासिता की वस्तुओं की कैटेगरी में रखा गया। खुदाई के दौरान हड़प्पा सभ्यता के सर्वत्र जो बस्तियां हैं, अधिकतर जो बस्तियां हैं, उन बस्तियों में मिट्टी के साधारण बर्तन मिले हैं जिनको कि आग में पका करके बनाया गया था। लेकिन विलासिता की वस्तु कैटेगरी में जिसे रखा गया है उसका नाम था फयांस। ठीक है, क्या था, फयांस। जो ये फयांस है ये भी एक प्रकार का बर्तन ही है, लेकिन इसे विलासिता की वस्तु में माना है। फयांस जहां जहां मिला है, इतिहासकारों का ऐसा मानना है, पुरातत्वविदों का, कि फयांस जहां मिला है ये शायद अमीरों की बस्तियां रही होगी, क्योंकि फयांस काफी महंगा था, ये काफी उत्तम कोटि के तकनीक से इसे बनाया जाता था, तो सबके पास ये नहीं रहता होगा। अगर हम आज के संदर्भ में तुलना करें तो जैसे मिट्टी के जो साधारण बर्तन होते हैं वो मिट्टी के बर्तन होते होंगे वहां भी, लेकिन फयांस, अगर मैं कहूँ कि चीनी मिट्टी के जो बर्तन मिलते हैं, इससे अगर हम तुलना करें इन बर्तनों का तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो चीनी मिट्टी वाले बर्तन हैं वो फयांस टाइप के रहे होंगे उस समय। ठीक है, देखिए तो जहां जहां फयांस मिला है ये अमीर लोगों की बस्तियां रही होंगी, जहां फयांस नहीं मिला है इनका मानना है कि वो गरीबों की बस्तियां रही होंगी। तो इस प्रकार से सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन करने के लिए, सामाजिक विभिन्नताओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए पुरातत्वविदों ने इन दो तरीकों का प्रयोग किया, और इन दो तरीकों का प्रयोग करके हमें बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में भी सामाजिक विभिन्नताएं थी। ठीक है, चलिए तो ये खत्म हो गया टॉपिक। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो आगे देखते हैं कि अगला जो टॉपिक है वो क्या है। देखिए खास तौर से 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं जो आगे के पेपरों में पेयर होंगे और पेपर देंगे, उनके लिए खास तौर से फयांस नामक जो चीज है, फयांस जो है ये बार बार पूछा जाता है पेपरों के अंदर। मैं पिछले 15 सालों से 10 सालों से देख रहा हूं बच्चों के कि हमेशा पेपर में फयांस का जिक्र आ ही जाता है, कभी 3 नंबर में तो कभी इसे 5 नंबर में पूछ दिया जाता था। हालांकि पैटर्न सीबीएसई का पूरा बदल रहा है, फिर भी ये क्वेश्चन आता रहता है। तो फयांस के बारे में हम बात करते हैं कि फयांस आखिर है ऐसा क्या। तो बस आप लोगों को याद रखना है कि ये जो फयांस है एक प्रकार का ये भी बर्तन है, इस प्रकार का ये बर्तन है, मिट्टी का ही है, लेकिन ये मिट्टी जैसा है तो मिट्टी का बना, लेकिन इसमें केवल मिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया है, इसकी विशेषता है अलग। वो ध्यान रखना है क्या विशेषता है।
अगर पूछता है आप लोगों से कि फायांस के बारे में विस्तार से बताइए, तो फायांस के बारे में आपको बताना होगा कि ये कैसे बनता था। देखिए इसका टेक्निक क्या था। पहले तो घिसी हुई रेत, इसको बनाने के लिए जो प्रयोग होता था, घिसी हुई रेत का प्रयोग होता था इसमें, ठीक है। अथवा ये भी कह सकते हो, अथवा बालू, घिसी हुई रेत अथवा बालू का प्रयोग करते थे इसमें, ठीक है। और इसमें रंग और चिपचिपा पदार्थ, रंग और चिपचिपा पदार्थ, रंग और इसमें चिपचिपा पदार्थ का प्रयोग करके इसे बनाया जाता था। इसमें घिसी हुई रेत, ठीक है, बालू, रंग, चिपचिपा पदार्थ को मिला करके इसे मिश्रण के साथ में इसे आग में पका करके बनाया जाता था इसको, फायांस को। तो आप लोग पता चलिए क्या विशेषता थी इसमें। मिट्टी के बर्तन केवल मिट्टी से बनता था, इसमें घिसी हुई रेत मिलाया जाता था, रंग मिलाया जाता था, चिपचिपा गोंद टाइप का पदार्थ मिलाया जाता था, उनको सबको मिला करके बनाया जाता था ये। और इसके ऊपर कई सारे पेंटिंग भी की जाती थी, इसके ऊपर पेंटिंग बनाई जाती थी। खासतौर से पेंटिंग कौन सी बनती थी, पेड़ पौधों की पेंटिंग इसके ऊपर बनाई जाती थी, इसलिए इसको फायांस को विशेष माना जाता था। तो फायांस की पहली विशेषता ये होगी कि चिपचिपे पदार्थ, घिसी हुई रेत या बालू, ठीक है, और रंग मिला करके इसे बनाया जाता था, ठीक है। देखो दूसरा था कि इसे कीमती माना जाता था। क्या माना जाता था इसे? कीमती माना जाता था। इसे कीमती माना जाता था क्योंकि ये हर जगह हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलता है, और इसके बनाने का जो टेक्निक था ये काफी उत्तम टेक्निक था, तो इसलिए इसे बनाने वाली जो प्रक्रिया थी इसी से कारण इसे कीमती माना जाता था, ठीक है। और ये जो फायांस जो है, ये फायांस खास तौर से पूरे हड़प्पा सभ्यता में दो ही जगह से मिला है, मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा से। ये दोनों विकसित शहर थे, इसलिए यहाँ पर ज्यादातर मिला है। लोगों का मानना है, इतिहासकारों का मानना है, पुरातत्वविदों का ये मानना है कि यहाँ पर अमीर लोग रहते होंगे, इसलिए ये लोग फायांस का प्रयोग करते रहे होंगे। तो ये फायांस की विशेषताएं थी। खासतौर से फायांस के बारे में बताने, फायांस क्या था तो पता होगा सबसे पहले कि ये कीमती था, बनाने की जो इसकी प्रक्रिया थी काफी कठिन थी, इसमें रंग, चिपचिपा पदार्थ, रेत को मिला करके बनाया जाता था और आग में पकाया जाता था, इसके ऊपर पेंटिंग की जाती थी, ठीक है। तो इसलिए इसे काफी कीमती माना जाता था। तो ये तो हुआ हमारे फायांस के बारे में बातें। तो ये हड़प्पा सभ्यता में ये जो टॉपिक थे फायांस वाले, ठीक है, इसके बाद स्नानागार वाले और फिर एक माल गोदाम के बारे में, तीनों टॉपिक आप लोगों को उम्मीद है कि सही से समझ में आ गई होगी। अब आगे कुछ चीजें इसमें और हैं वो मैं बता दूं, फिर इसके बाद देखते हैं हम आगे। देखिए कुछ जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है हड़प्पा सभ्यता के अंदर, कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह जो है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे अपने आस पड़ोस के देशों से व्यापार किया करते थे। इनका ओमान से, अफगानिस्तान से, इन मिस्र से इनका संबंध था, इन देशों से लोग व्यापार करते थे। तो व्यापार करने के लिए कुछ बंदरगाहों का प्रयोग होता होगा, और बंदरगाह भी आप लोगों को पता है, बंदरगाह का मतलब होता है समुद्री किनारा हो जहां पर समुद्र से आने वाली नाव और जहाजों को रोका जाता है, ठीक है, सी पोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो उस समय के जो महत्वपूर्ण बंदरगाह थे हड़प्पा सभ्यता के, उन बंदरगाहों को देखिए। महत्वपूर्ण बंदरगाहों की अगर हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में, तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बंदरगाह था वो था सुतका-गेंडोर, बालाकोट, ठीक है, डाबरकोट, मालवान, मेघन, लोथल, भगवतराव और प्रयास पाटन। ये सारे के सारे हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण बंदरगाह रहे हैं। यहाँ से मतलब ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने व्यापार किया होगा। तो इसको खास तौर से आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं खासतौर से कंपटीशन वाले बच्चों से, ठीक है। तो ये रहे महत्वपूर्ण इसके बंदरगाह, ठीक है। इस प्रकार से कई सारे और भी महत्वपूर्ण चीजें जो लेकर के मैं आता रहूंगा, जो कि 12वीं क्लास के एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, उससे अलग की चीजें, ठीक है, साथ साथ में। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, अगली वीडियो हम आगे की चीजें लेकर के आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।